नमस्कार। हीलिंग ट्यून्स चैनल के गांव जवार तहसील की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। कल चंद्रयान मिशन पूरा हुआ। चंद्रयान 3 चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक उतरा और भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन हो गया, खास करके अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में। निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं वे वैज्ञानिक जिन्होंने दशकों से प्रयास किया। कभी जब विक्रम साराभाई ने सपना देखा होगा, कभी जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सपना देखा होगा कि कभी भारत चंद्रमा पर पहुंचने में सफल होगा। आज वे लोग हैं नहीं देखने के लिए कि किस प्रकार उन लोगों के प्रयास और उसके बाद के पीढ़ियों के प्रयास चलते रहे। एक विश्वास था, एक जज्बा था और आज हमने वह मुकाम हासिल कर लिया कि भारत का चंद्रयान 3 जाकर चंद्रमा पर पहुंच गया। चंद्रयान नाम जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, आज वो भी हमारे बीच नहीं है। सब लोग चले गए, लेकिन यह देश की उपलब्धि है, हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, देशवासियों का विश्वास जो कि अपनी संस्थाओं में था और है, जिसकी वजह से आज हम ये हासिल कर पाए। हमें गर्व है उन सभी वैज्ञानिकों पर और उनके सहकर्मियों पर जिनके अथक प्रयास से यह संभव हुआ है। बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, काफ़ी अरसे से मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। आज इस चंद्रयान मिशन के सफलता के बाद आज सोचने को फिर मैं विवश हो गया और तब जो बातें मेरे जहन में पिछले करीबन 2 दशकों से घूम रही थी और इसके लिए मैंने जहां मुझे मुनासिब लगा वहां मैंने पत्र भी भेजे और चाहा कि इस विषय पर कुछ कार्रवाई हो या फिर कुछ बातें आगे बढ़े। जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ हुआ हो ऐसा लगता नहीं। क्या है यह विषय? पहले मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये आंकड़े हैं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक अथॉरिटी होती है जिसे कहते हैं ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। इसके आंकड़े हैं 2023 के। वैज्ञानिक कहाँ से बनते हैं? वैज्ञानिक बनने का जो मुख्य रास्ता है वो जिन इंस्टीट्यूट्स या जिन संस्थानों के मार्फत या जिनके जरिए होता है, आज हम उसकी बात करना चाहते हैं। देश में आज की तारीख में आईआईटी हैं 23। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था उस समय देश में सिर्फ 5 आईआईटी हुआ करते थे। आज 23 आईआईटी हैं, 23। और इसमें विद्यार्थी कितने हैं? 17,766, 17,766, यानी कि करीबन 18,000। इस वर्ष का बजट है 9,600 करोड़ रुपया। 9,600 करोड़ रुपया इस वर्ष का बजट है आईआईटी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ से बच्चे इंजीनियर बन के निकलते हैं। ये एक संस्था हुई। दूसरी संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारे देश में 30 और 31 संस्थाएं हैं। इनमें हर वर्ष अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मिलाकर 37,618, यदि राउंड फिगर में लें तो 38,000 कह सकते हैं, 38,000 बच्चे निकलते हैं।
और एक है ट्रिपल आईआईटी, ट्रिपल आईटी कहते हैं उसको। ये है हमारे देश में 26 संस्थान, और यहाँ से बच्चे निकलते हैं 6146। और एनआईटी और आईआईटी का बजट है 4820 रुपया। इसके बाद आता है नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलोर में है। यह अपने आप में एक अकेला संस्थान है। इसमें ग्रेजुएशन के विद्यार्थी 111 निकलते हैं, और इसकी तर्ज पर देश में 7 और संस्थान बनाए गए, जिन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कहा जाता है, IISER, जो कि 7 बने। पुणे में, नाडिया बंगाल में है, पंजाब में, भोपाल में, त्रिवेंद्रम में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। इसमें 1718 बच्चे इसमें हर वर्ष निकलते हैं। तो बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और IISER का बजट है 1462 करोड़ रुपया। अब इन सबको एक जगह ले लेते हैं तो पता चला कि हमारे देश में ये जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये हैं 88, 80 और 8। कुल विद्यार्थी हर वर्ष 2023 का आंकड़ा है 63,359, 63,359। इसमें जो एमटेक करके बच्चे निकलेंगे IIT से, उनको इसमें नहीं जोड़ा गया है, 63,359। और टोटल बजट इन संस्थाओं का इस वर्ष का है 15,882 करोड़, 15,882 करोड़। इतना पैसा भारत सरकार देगी, यानी कि आपके और हमारे टैक्स का पैसा इसमें लगेगा। अब सवाल उठता है कि मैं ये बातें आपसे क्यों करना चाहता हूँ। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ। इसमें वे कॉलेजेस नहीं शामिल हैं जो राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित हैं। राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मेडिकल कॉलेज, या वैसे प्राइवेट कॉलेज जो राज्य सरकार के अधीन यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं, माफ़ करें, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हमने नहीं की। यदि उनकी बात करेंगे तो ये संख्या बहुत आगे चली जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ उन संस्थानों की जो राष्ट्रीय संस्थान हैं और जिनका खर्च अमूमन केंद्र सरकार वहन करती है। मैंने आज बहुत प्रयास किया, वैसे मुझे पहले से जानकारी थी, फिर भी बहुत प्रयास किया यह जानने का कि ये बच्चे जो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई इतने ऊंचे संस्थान से, जैसे IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, IIT बम्बई है, IIT खड़गपुर है, या IIT चेन्नई है, ये सब पुराने IIT हैं। यहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकलते हैं, उसके बाद इनका होता क्या है? वैसे ही मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किया, कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जो इसमें नहीं है, लेकिन बाहर वो भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं। तो ये सब संस्थान से जो बच्चे पास होकर या उत्तीर्ण होकर निकलते हैं, जाते कहाँ हैं? पहली बात मैं बता दूं कि इनके परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद इनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती है कि ये एक दिन के लिए भी भारत के अंदर में काम करें, देश के अंदर में काम करें, या फिर देश के किसी वैज्ञानिक संस्थान में काम करें। ऐसे इनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती। ये जिस दिन उत्तीर्ण हो गए, ये आज़ाद होते हैं। डॉक्टरी में जैसा आप जानते हैं, जब आप MBBS की डिग्री प्राप्त करते हैं तो 4.5 साल के बाद 1 वर्ष के लिए कंपलसरी इंटर्नशिप अलग अलग विभागों में जाकर डॉक्टर के रूप में काम करना होता है। और बहुत से मेडिकल कॉलेज में, यहाँ तक कि जो
केंद्र सरकार से संबद्ध संस्थाएं हैं, बहुत सी ऐसी भी संस्थाएं हैं जहां उसके बाद नियत समय तक आपको वहां किसी खास अस्पताल में या किसी खास इलाके के अस्पतालों में कहीं 1 वर्ष, कहीं 2 वर्ष, कहीं 3 वर्ष तक काम देना पड़ता है, आपको ड्यूटी करनी पड़ती है और उसके बाद ही आपको डिग्री मिलती है। 4.5 साल की पढ़ाई, 1 साल का इंटर्नशिप और उसके बाद कहीं 1 वर्ष, कहीं 2 वर्ष, कहीं 3 वर्ष। इतना पढ़ने के बाद आपको मिलती है डिग्री सिर्फ MBBS की। MD, MS या स्पेशलाइजेशन की कहानी इसके बाद शुरू होती है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, होता क्या है कि ये जो बच्चे हमारे जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेते हैं, ये बच्चे, मैंने बहुत से बच्चों से अलग अलग जगहों पर बात की। बहुत से बच्चे हैं जो जैसे ही इनकी बीटेक या स्नातक की पढ़ाई खत्म होती है, एक बड़ी संख्या में बच्चे UPSC मीन्स IAS, IPS, एलाइड सर्विसेज में जाने की तैयारी करने लगते हैं। बहुत से बच्चे तो IIT में पढ़ने के दौरान ही इसकी तैयारी में लग जाते हैं और इसमें से जब बच्चे पास हो जाते हैं अपनी परीक्षाओं में तो ये IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, एलाइड सर्विसेज में जाते हैं या कई दफ़ा बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बन जाते हैं या अन्य जगहों पर पदाधिकारी बन के काम करते हैं। अधिकतर जगहों पर ये प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। इसके बाद एक ग्रुप आता है बच्चों का जो IIT में पढ़ते समय इनका सपना होता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाकर वहाँ पढ़ाई करें और वहाँ जाकर इन्हें डिग्री क्या मिलती है, MBA की डिग्री मिलती है। उसके बाद शुरू होता है पैकेज का, किसी को 10 लाख का पैकेज, किसी को 15 लाख, 16 लाख, ऐसे ही बस बातें चलती रहती हैं कि फलां को इन्फोसिस में मिल गया, उसे विप्रो में मिल गया, तो किसी को फलां इंस्टीट्यूट में मिल गया, किसी को ये कंपनी ने ले लिया, किसी को वो कंपनी में। सब क्या करते हैं उस कंपनी में? मैनेजर बनते हैं। उस कंपनी का कहीं प्रोडक्शन कैसे बढ़िया हो वो देखते हैं या उनका सेल्स कैसे बढ़िया हो। कहीं जाकर वो पर्सनल डिपार्टमेंट में देखते हैं, मानव संसाधन की देखभाल करते हैं। उनका बिजनेस कैसे बढ़े, यह इनका उद्देश्य होता है। इसके बाद कुछ बच्चे होते हैं जो निकलते हैं और ये अपना उद्यम कुछ शुरू करते हैं, जिसे स्टार्टअप के रूप में हम जानते हैं। कई दफ़ा तो वो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है, ये बात सही है, लेकिन अधिकतर वो उसमें बिजनेस के स्किल्स ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी के स्किल्स कम होते हैं। ये तो एक बात हुई। इससे भी बड़ी बात क्या है, इन बच्चों में से बहुत बड़ी संख्या है उन बच्चों की जो परीक्षा देकर जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है, साल लगते लगते ये हमारे देश की सीमा से बाहर चले जाते हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, भारत से बाहर चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं और ये सब वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है उसके संपोषण में, संवर्धन में लग जाते हैं। आज अमेरिका में जो रिसर्च होता है और उससे जो चीज़ें निकल के आती हैं, उसका बहुत बड़ा आधार है भारत से आए हुए टेक्नोक्रेट्स का। हमारे यहाँ से जो बच्चे IIT से पढ़ के जाते हैं या इन बड़ी संस्थाओं से पढ़ के निकलते हैं, ये बच्चे जो वहाँ जाते हैं, ये फाउंडेशन बनाते हैं उनके वैज्ञानिक शोध का, नए नए आविष्कार का। और हमारा देश जूझता रहता है। जैसे बहुत छोटा सा मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भारत से कच्चा माल, यानी कि मान लें कि जैसे लोहे का अयस्क है या यूरेनियम है, ये भारत से लेकर विदेशों में जाता है।
और वहाँ पर इनसे जो हथियार बनते हैं या फिर जो नए उपकरण बनते हैं, वो कच्चे माल की जो कीमत होती है उससे हजारों गुना ज़्यादा कीमत देकर हमारा देश उनसे खरीदता है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी होती है वो उस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान होता है उन बच्चों का जिन्हें हमारे देश ने अरबों रुपए लगाकर पढ़ाया था, जिनके ऊपर देश ने करोड़ों रुपए खर्च किए। ये बच्चे पास होकर सीधा कहाँ पहुँच गए? कोई बता रहा है मैं कैलिफोर्निया पहुँच गया, कोई बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं फ्लोरिडा पहुँच गया, कोई कहता है मैं वाशिंगटन पहुँच गया। क्या है ये? आज हमारा देश आज़ादी के इतने सालों बाद 70 साल आज़ादी के हो गए, हमें क्यों अपनी रक्षा के लिए बोफोर्स जैसे तोप स्वीडन से क्यों खरीदने पड़े? ये बात अलग है। क्या उसमें जो राजनीतिकरण हुआ, किकबैक वगैरह, मैं उन चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना चाहता और मेरा वो उद्देश्य भी नहीं है। रफाल विमान हमें फ्रांस से क्यों खरीदने पड़ते हैं? 70 वर्षों में हम स्वयं क्यों नहीं यह निर्माण कर सकते? हमारे यहाँ जो 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 पिस्टल आती है, कुछ तो हमारे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनती है, ठीक है, लेकिन जो उच्च स्तरीय पिस्टल्स हैं वो हम बाहर से खरीद कर मंगाते, इंपोर्ट करते हैं। क्यों? हम अपने यहाँ क्यों नहीं बना सकते? सारा कच्चा माल हमारे यहाँ है। हमारे वैज्ञानिक हमारे फैक्ट्रीज में क्यों नहीं बना सकते? आपने देखा होगा अरबों रुपए खर्च करके हमारे देश ने बुलेट ट्रेन जापान से खरीदा। मैं क्यों खरीदा इस पे नहीं जाना चाहता। इस प्रकार की ट्रेन हम क्यों नहीं बनाते? हमारा देश क्यों नहीं बनाता? बराबर आप पढ़ते होंगे कि फला एयरलाइंस का विमान इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी क्योंकि एक इंजन उसका ख़राब हो गया था या बंद हो गया था। कई दफ़ा ये भी आता है कि जो पुराने इंजन चल रहे हैं विमानों में, उन्हें चेंज करने के लिए उन कंपनियों को लिखा गया है जहाँ से ये विमान खरीदे गए थे, लेकिन वहाँ से वो इंजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हेलीकॉप्टर हम विदेश से खरीद रहे हैं, जो लड़ाकू विमान है वो हम विदेश से खरीद रहे हैं, अनाप शनाप दाम देकर खरीद रहे हैं। भारत जैसा देश, हम अपने देश में क्यों नहीं बना सकते? क्यों हमें इजराइल से खरीदनी पड़ती हैं? वो जो मरुस्थल में चलने वाली गाड़ियां इजराइल से क्यों खरीदनी पड़ती हैं? क्यों हमें रफाल खरीदने पड़ते हैं? क्यों हमें बोफोर्स खरीदना पड़ता है? क्यों हमें हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ता है? क्यों हमारे जो विमानन कंपनियां हमारे देश में हैं, उन्हें विमान और उसके रख रखाव के लिए उसके अंदर के इंजन या उसके जो तकनीक है वो हमें विदेशों से क्यों खरीदनी पड़ती है? यदि उनसे ही खरीदना है तो किस काम के हैं ये IIT? किस काम के हैं ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? किस काम के हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस? और किस काम के हैं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च? और क्यों हम खर्च कर रहे हैं साल के कोई 16,000 करोड़ रुपए इन बच्चों को पढ़ाने पर, जो हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, जिन पर कोई जवाबदेही नहीं है इसमें योगदान करने की। मैं अपने देश के बच्चों को दोष बिल्कुल नहीं देना चाहता। ये बच्चे विदेश जाते हैं या फिर ये बच्चे जो भी क्षेत्र चुनते हैं, यह चुनने का उन्हें अधिकार और अवसर दोनों है। यह भारत में जो कानून है वो उन्हें अलाउ करता है कि वो बच्चे
टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करके प्रशासनिक पदाधिकारी बने, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के मैनेजर्स बने, या फिर ये सब विदेश चले जाएं और फॉरेन कंट्रीज़ खास करके यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यहाँ तक कि अब तो एशिया में दुबई जैसी जगहों पर वहाँ जाके वहाँ के टेक्नोलॉजी को, वहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को समृद्ध करने में अपना योगदान दें, बजाय इसके कि हमारे हिंदुस्तान के रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे बढ़े इसमें योगदान देने के। इन बच्चों का मैं दोष नहीं मानता। सभी बच्चे चाहते हैं कि एक अच्छा भविष्य मिले और जहाँ इन्हें अपना फ्यूचर लगता है वहाँ जाते हैं। चूँकि इन्हें ऑप्शन है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे नीति नियंता हैं ये क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ यह भी नहीं कहना चाहता कि अभी ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सरकार हो, यह प्रश्न क्यों नहीं उठा कि जो बच्चे हम तैयार कर रहे हैं, एक एक बच्चे पर हमारा सोच के देखें, जैसे 63,360 बच्चे इस साल निकलेंगे और उस पर खर्च हमारा होने वाला है 16,000 करोड़। मान के चलें कि 1 करोड़ में 3 बच्चे हम बनाएंगे, वो भी 1 साल का खर्च। यदि आप 4 साल का खर्च लेंगे तो शायद 1.25 करोड़ लगेगा एक बच्चे के पढ़ाई पर। और प्लस इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा किया बनाया है, उसमें जो खर्च हुआ वो अलग। जब हम इन बच्चों पर देश का इतना पैसा लगाते हैं तो इसके बदले में देश को कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चे तो कैरियर देख रहे हैं, लेकिन जो नीति निर्धारण करते हैं उनका क्या काम है? आंख मूंदे रहें, आप सिर्फ राजनीति करते रहें, एक दूसरे को कोसते रहें। आपका सोचना काम नहीं है कि ऐसे कानून बनाएं जैसे आईआईटी है, जब आपका बीटेक पूरा हो जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था हो कि आपको कम से कम 3 साल के लिए या 4 साल के लिए देश के तकनीकी संस्थानों में, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा जो एटॉमिक मिशन है, स्पेस मिशन है, जो आर्म्स एंड एमुनिशन बनाने की हमारी फैक्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, कंप्यूटर फैक्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज हैं, इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम से कम 3 साल काम करना अनिवार्य किया जाए। उसके बाद ही इन्हें इजाज़त हो देश से बाहर जाने की। जब तक ये नहीं हो तब तक पाबंदी होनी चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। तब तक आप देश से बाहर नौकरी करने या कोई जॉब लेने नहीं जा सकते। यदि ऐसा हम नहीं करते हैं, ऐसी नीतियां नहीं बनाते हैं, तो ये बेईमानी है, राष्ट्र के साथ बेईमानी है ये कहना कि हम राष्ट्र को बहुत ऊंचा ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं सर, ये झूठ है। आप देशवासियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। 2 चीज़ है, या तो जानबूझकर ये चीज़ किया जा रहा है या नासमझी में किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि न यह जानबूझ के किया जा रहा है और न नासमझी में किया जा रहा है। ये संवेदनशीलता में कमी है, जवाबदेही में कमी है। और तीसरा, जो देश अपना तैयार माल हमें बेचते हैं और इसके बदले में अरबों डॉलर हमारे देश से ले जाते हैं, अरबों यूरो ले जाते हैं, वो देश मजबूर करते हैं कि हम इस प्रकार के कानून नहीं बनाएं, इस प्रकार के कानून नहीं बनाएं कि हमारे बच्चों को विदेश जाने में दिक्कत हो, आईआईटी से पढ़ाई के बाद या इन प्रतिष्ठित संस्थानों के पढ़ाई के बाद। इतना आसान हमारे देश की भोली भाली जनता को ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको समझना चाहिए
जब वैश्विक स्पर्धा की बात आती है, बहुत से देश हैं जो हमें सामान बेचते हैं, उनके लिए भारत एक बाज़ार ही नहीं है। भारत एक बाज़ार है और भारत वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत कच्चे माल का, सस्ते दामों पर कच्चे माल का सबसे बड़ा सप्लायर है और इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। आप जानते हैं, हमारे यहाँ जब कंप्यूटर की बात उठती है, मोबाइल की बात उठती है, सबसे बड़ा मोबाइल का यूज़ करने वाला देश भारत है। लेकिन ये मोबाइल हम बनाते नहीं हैं। ये पार्ट पुर्जे बाहर से आते हैं। हमारे यहाँ जो यूनिट्स हैं वहाँ सिर्फ उनको असेंबल कर दिया गया। ये असेंबल यहाँ इसलिए किया गया कि यहाँ असेंबल करना उनको सस्ता पड़ता है। दोस्तों, काफ़ी समय हो चला है। मैं काफ़ी गंभीरता से इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि हमारे टैक्स के पैसे से संस्थान चलते हैं और उस खर्चे से बच्चे तैयार होते हैं, उसका सीधा लाभ हमारे देश को मिलना चाहिए। देश यानी कि देश की जनता को, भारत की जनता को मिलना चाहिए। हमारे यहाँ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मिलना चाहिए, हमारे स्पेस मिशन को मिलना चाहिए, हमारे एटॉमिक एनर्जी मिशन को मिलना चाहिए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, कंप्यूटर इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, हमारे शिपयार्ड इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, हमारे एरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज़ को मिलना चाहिए, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को और बायोमेडिकल रिसर्च को मिलना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब बच्चे पढ़ लें, उनकी डिग्री ठीक है, उन बच्चों को जितने दिन हम काम कराएं, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें स्टाइपेंड या उनको महीने की सैलरी अवश्य मिलनी चाहिए और इतना बढ़िया मिलना चाहिए कि हमारे बच्चे एक सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें। लेकिन जब तक आप नीति बना के, कानून बना के ये बाध्यकारी नहीं करेंगे, मैंडेटरी नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं हो सकता। पढ़ेंगे इंजीनियरिंग, बनेंगे आईएएस, पढ़ेंगे इंजीनियरिंग, काम करेंगे विप्रो और इन्फोसिस और अंबानी और अडानी के लिए, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए। पढ़ेंगे इंजीनियरिंग और जाकर रिसर्च में योगदान करेंगे अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में और जर्मनी में, दुबई में, कोरिया में। ये बहुत दिन चलाकर आप देश को कहीं नहीं ले जा सकते। ऐसे ही देश कहीं ना कहीं, कहने के लिए हम आज़ाद हैं, लेकिन हम आज़ाद सही में है नहीं। इस प्रकार के कानून, इस प्रकार की नीतियां हैं जो हमें जंजीरों में जकड़ी हुई हैं। यदि हमारा रिसर्च नहीं हो पा रहा है, हम उसे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और हम कहते हैं कि हम ये हासिल कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे, नहीं। कितना खर्च होता है देश का विदेशों से सामान आयात करने में। यदि वो चीज़ हम अपने देश में बना लें, देश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। सोचिएगा इस विषय पर गंभीरता से। हमारे देश में, फिर मैं कह दूँ, 88 इंस्टीट्यूट हैं, 23 आईआईटी, 31 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 26 ट्रिपल आईटी, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर और 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च। 88 इंस्टीट्यूट हैं। करीबन 63,500 बच्चे 2023 में निकलने वाले हैं और बजट एलोकेशन है 15,882 करोड़। और ये बच्चे जब पास होंगे, इनके पास एक सेकंड के लिए भी देश में या देश की संस्थाओं में काम करने की बाध्यता नहीं होगी।
जैसा कि आज के तारीख का कानून मेरी जानकारी में है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और हीलिंग ट्यून्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समाज के ऐसे और देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर जब मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। कमेंट्स देके बताइएगा कि आप और कौन से विषय पर इस प्रकार की जानकारी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।